रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना। इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था, अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया। यह उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में, दूसरी बार लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ स्कूल में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानवीय लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वे भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जैसा सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरी बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से बढ़ रहे थे। हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं, तीसरा भी स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं, जो असली ज़िंदगी में मेरे काम ही नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी अमीर कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होगे तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आशंकित होकर कहा, बिना नौकरी के किस तरह तुम अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को हिलाकर बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा कई बार पहले भी कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया, और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपने शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यहाँ तक कि बीच में हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया और अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच में ही है। और उस बेसबॉल फीचर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख कमाता है, जबकि उस पर दिमागी रूप से कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे और मुझे अब समझ आ रहा था
कि मैं उसे बड़ी सलाह दे रहा था जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी और हमारी सलाह नहीं बदली। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गई और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी के समझ नहीं आई थी। मम्मी, उसने कहा, मैं आपकी और डैडी की तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार घर में रहते हैं जिसमें बहुत ही कीमती सामान है। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा, मेरा हाल भी आपकी तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं और ज़्यादा टैक्स दे सकूं। मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसे होती है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टर को देखिए, वे उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते जितना पहले कमाया करते थे। मैं जानता हूँ कि मैं रिटायरमेंट के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए और कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसने नए जवाब चाहिए थी और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया। मैं अब अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी मुझे अपने बच्चों को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और अकाउंटेंट होने के नाते इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें कि उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है और इस तरह वे दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो पाते हैं जो उनका इंतज़ार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मुझे उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद करनी पड़ी। साथ में मैं ऐसा तरकीब भी खोजने लगा जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने अपने ऑफिस से मुझे फ़ोन किया कि मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा, उनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है। वे एक व्यवसायी और निवेशक हैं तथा वे एक पेटेंट सेक्शन उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी बीच चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइकल रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा बनाई जा रही शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने अपनी स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा क्या वह चलेगी। वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा जिसके बीच में चूहा बड़ा हुआ था, परंतु मोनोपोली से बाहर यह इस तरह लगा था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर की ओर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे।
और बाहरी रास्तों पर पहुंचना, यानी रास्ते पर पहुंचना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित आदमी की, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी देखें, उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान सुरक्षित नौकरी की तलाश करता है। बच्चों को ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वह वकील या डॉक्टर बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसे कमाता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अब तक अगर उसने ख़रीदारी करना शुरू नहीं किया है और अब जमकर ख़रीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उनकी उम्र के ज़्यादा नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। दो तनख्वाहें बहुत सुखद लगती हैं। पति पत्नी को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वे घर, कार, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि उन्हें ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए, अब ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर उनके लिए अब पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपना काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है, फिर उसके साथ ही दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर स्कूल जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसे कमा सकें। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स भी चुकाना है। इस तरह बहुत सा टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वे अपनी बची हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान हो जाते हैं कि उनका इतना सारा पैसा कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए भी कुछ बचत के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना का सामान खरीदते हैं। और अब उनके बच्चों की उम्र 5 या 6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए भी पैसे बचाने की समस्या सताने लगती है। 35 साल पैदा हुए यह कुशाल दंपत्ति नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वे अपने कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर भी वह अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते और इसलिए वे ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है, आप अकाउंट और इन्वेस्टमेंट दोनों ही क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों विषयों को बोरियत और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक BPA हूँ और मैं एक बिग अकाउंट फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ
कि रॉबर्ट ने इन बोरियत विषयों को सीखना इतना आसान बना दिया है। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी से छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही मुझे और मेरी बेटी को इस खेल में मज़ा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने कभी बातें नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। हमने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी की और दूसरे लोगों की भी मदद की। उस रोज़ मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और मैं ही बाहर निकल पाई, और इससे बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा। हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरे टेबल पर एक बैंकर था और इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे देखकर यह बहुत हैरानी हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते थे। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल ज़िंदगी में अपने पैसे के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती थी। वे लोग तो उससे ज़्यादा उम्र के थे और उन्हें यह बात समझ आनी चाहिए कि चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित को अपना पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी। बेशक लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में इतना कम जानते थे। उन्होंने अपने इनकम शीट और बैलेंस शीट में आपसी संबंध को भी समझाने में बहुत समय लगाया। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय ध्यान ही नहीं रहा कि उनके हर महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा, असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। खेल ख़त्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था। उसको खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ज़ोर से कहा। मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट ने कहा, क्या आपने गौर किया है, बहुत से अकाउंटेंट जो अमीर नहीं हैं, और यही हाल बैंकर, वकील, स्टॉक ब्रोकर और रियल एस्टेट का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं। प्रायः वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनसे ज़्यादा अमीर नहीं होते, क्योंकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम इन लोगों को सलाह देते हैं। परंतु एक दिन जब आप हाईवे पर एक कार से जाते हैं, आप जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं आपका अकाउंटेंट भी वहाँ फंसा हुआ है। फिर आप बाईं तरफ देखते हैं, फिर वहाँ आपका बैंकर भी फंसा हुआ होता है। इससे आपको हालत का अंदाज़ा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर ज़रूर प्रभावित हुआ था। मैंने खेल में अकाउंटिंग सीखा था, परंतु अब तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि इस असल ज़िंदगी में कैसे काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ कि चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमांचित हुई। उन्होंने कहा, इस चीज़ को सीखने में बहुत मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली ज़िंदगी में कैसे काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा से मिलने वाले फ़ायदे तथा तनख्वाह नहीं होगी। अगर मैं इस खेल में
सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे इस खेल को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिलेगी। अब मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो अब मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की चिंता नहीं रहेगी। hindiaudiobook.com